dear students, this is Sangeeta Bhana. Welcome back to my channel प्रभास। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वाक्य, वाक्य का अर्थ, वाक्य की परिभाषा और वाक्य के अंग। बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 6 से लेकर 10th क्लास तक यूज़ होता है और उसके बाद जब आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो CTET है, HTET है या UPSC का एग्ज़ाम है या कई एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं 10th लेवल की ग्रामर पूछ ली जाती है, तो ये टॉपिक आपको वहाँ भी काम आएगा। आज आपको मैं बड़े ही आसान तरीके से वाक्य का ये टॉपिक समझाऊंगी और आपको देखना बड़ी जल्दी ही ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम ये टॉपिक करते हैं वाक्य। बच्चों, वाक्य को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि वाक्य बनता किससे है। वाक्य को जानने से पहले सबसे पहले हमने जाना है वर्ण यानी कि अक्षर, अल्फाबेट्स, जैसे अ, आ, म, र, ल, क, च, ये सब अक्षर हैं, ये सब हमारे वर्ण हैं। जब हम इन वर्णों को मिलाते हैं, जैसे हमने अ प्लस म प्लस र किया, ये बन गया हमारा शब्द अमर। ये किसी का नाम भी हो सकता है अमर, और ये अमर मीन्स जो कभी भी ना मरे। तो इस शब्द का एक अर्थ निकला। जब हम इन शब्दों को अलग अलग दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं और व्याकरणिक नियमों में बांधते हैं तो वह एक वाक्य बन जाता है। जैसे अमर को हमने यहाँ इस वाक्य में प्रयोग किया। अमर पद को, अमर शब्द को अमर किताब पढ़ता है। आप इस वाक्य में देखिए कि अमर एक किसी व्यक्ति का नाम है और पढ़ना एक क्रिया है, और वह क्या पढ़ रहा है? किताब। तो इस वाक्य में देखिए कर्ता और क्रिया, इसके साथ साथ ये कर्म आ गया। तो यह व्याकरण के नियमों में बंध गया। जब कोई शब्द 2, 4, 5 शब्द मिलकर व्याकरण के नियमों में बंध कर कोई ना कोई अर्थ देते हैं तो वह वाक्य कहलाता है। इसी आप सेंटेंस को, इसी वाक्य को देखिए। अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे, किताब अमर है पढ़ता, तो आप देखो इस वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा, तो यह कहलाएगा निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। तो बच्चों, वाक्य को समझने से पहले 2 चीज़ें आपको समझनी है कि किसी भी वाक्य को बनाने से पहले कर्ता और क्रिया, ये 2 व्याकरणिक हमें बातें पता होनी चाहिए कि कर्ता क्या है और क्रिया क्या है। जैसे छोटे से छोटा वाक्य भी, जैसे बच्चा रोया, ये देखो कितना छोटा सा वाक्य है, बच्चा रोया। बच्चा यहाँ पर कर्ता है और रोया यहाँ पर क्रिया है। ये 2 शब्दों से मिलकर भी एक सार्थक वाक्य बन गया कि बच्चा रोने का काम कर रहा है। तो इस तरह से बच्चों वाक्य की परिभाषा हो गई। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। इसी तरह से आप वाक्य देखिए, आप सब वीडियो देख रहे हैं, सूर्य पूरब से निकलता है, हम सब कल बाजार जाएंगे, मैंने आज पढ़ाई नहीं करनी है। तो इस तरह से बहुत से वाक्य होते हैं जो हम प्रतिदिन अपने रूटीन के कामों में प्रयोग करते हैं। वास्तव में वाक्य क्या होता है? जब हमने अपने भावों को या विचारों को प्रकट करना होता है तो हम वाक्यों का सहारा लेते हैं। किसी से बातचीत करनी होती है तो हम वाक्यों का सहारा लेते हैं। इस तरह से वाक्यों का सहारा लेने से क्या होता है? हम अपने मन के भाव बड़ी अच्छी तरह से सबके ऊपर प्रकट कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से वाक्य की परिभाषा हो गई। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। तो वाक्य से हमें ये पता चला कि वाक्य में विभिन्न पद होते हैं। हर पद का अलग अलग क्या होता है? मीनिंग होता है। देखो, अमर किताब पढ़ता है, अमर का अपना मीनिंग है, अर्थ है। किताब का अपना अर्थ है, पढ़ना का अपना अर्थ है। तो प्रत्येक पद का अपना अर्थ होता है। और इसके साथ साथ आपने इसमें क्या देखा कि वाक्य एक अपने आप में स्वतंत्र होता है, यह पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होता है। और बच्चों, आपने यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि जैसे हमने बोल दिया, कोई एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हमने बोला सफ़ेद जूते। अब ये 2 शब्द हैं। यहाँ भी आप देखिए, मैंने लिखा था बच्चा रोया, यहाँ भी 2 शब्द हैं, लेकिन ये दोनों शब्द वाक्य का पूरा अर्थ दे रहे हैं। सफ़ेद जूते, इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा। हाँ, अगर आप इसको ऐसे कहते कि मुझे सफ़ेद जूते चाहिए,
फिर यहाँ कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, आपके मन के भाव बाहर प्रकट हो रहे हैं, आपके विचार प्रकट हो रहे हैं, सामने वाले को पता चल रहा है कि आपको क्या चाहिए। इस तरह से वाक्य कर्ता और क्रिया ये दोनों चीज़ों का होना बड़ा जरूरी है। और वाक्य में बच्चों आपने एक बात का ध्यान रखना है, पद क्रम का। पद क्रम, व्याकरणिक नियमों का आपने ध्यान रखना है कि पद किसी भी वाक्य में कर्ता अपनी जगह पर आएगा और क्रिया अपने स्थान पर। पदों का निश्चित रूप से क्रम रूप से उसे रखना वाक्य में ही पदक्रम कहलाता है, तभी वह सार्थक वाक्य बनता है। तो इस तरह से बच्चों वाक्य की निम्नलिखित विशेषताएं हो जाती हैं। सबसे पहले देखो, भाषा की ऐसी इकाई जो किसी भाव या विचार को प्रकट करती है, मतलब वाक्य वो होता है जो मन के भाव को प्रकट करता है। दूसरा, शब्दों या पदबंधों से वाक्य रचना। वाक्य की जो रचना होती है या तो भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों से होती है या पदबंधों, पदबंध शब्दों का समूह, पदों का समूह, पदों के समूह से वाक्य की रचना होती है, वाक्य बनाया जाता है। थर्ड, प्रयोग होने वाले शब्दों के बीच एक निश्चित क्रम। जब हम वाक्य में कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं और वो जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं उनमें एक निश्चित क्रम होता है, कर्ता का क्रिया से, कर्म से आपस में संबंध होता है, तभी एक सार्थक वाक्य बनता है। और वाक्य की रचना उद्देश्य और विधेय के योग से होती है। कोई भी सरल वाक्य जब हम बनाएंगे तो उसमें उद्देश्य और विधेय दोनों का प्रयोग होगा, तभी वह पूर्ण वाक्य बनेगा। आगे मैं आपको बताऊंगी उद्देश्य और विधेय के बारे में, जो वाक्य के अंग कहलाते हैं। वाक्य के अंग यानी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। बच्चों, वाक्य की संरचना करने के लिए दो अंगों की आवश्यकता होती है। पहला अंग होता है उसका उद्देश्य, जिसे आप इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, और दूसरा होता है विधेय यानी कि प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उद्देश्य और विधेय इन दोनों से ही कोई सार्थक वाक्य बनता है। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाए। किसी भी वाक्य में हम जब जिसके बारे में बात करते हैं वह वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। और विधेय, हमने उद्देश्य के बारे में क्या बात की, कर्ता, उद्देश्य होता है कर्ता, इसके बारे में हमने क्या बात की वह कहलाता है विधेय। आप ये उदाहरण देखिए, ये फर्स्ट, अर्जुन गेंद से खेल रहा है। इस वाक्य में देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? इस वाक्य में हम अर्जुन की बात कर रहे हैं। तो अर्जुन क्या हो गया? उद्देश्य, जिसके बारे में बात की जाए। तो अर्जुन यहाँ उद्देश्य हो गया। गेंद से खेल रहा है, अर्जुन क्या कर रहा है? वह गेंद से खेल रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा विधेय। उद्देश्य के बारे में हमने जो बात की वह कहलाता है विधेय। अगले सेंटेंस में देखिए, रावण ने सीता को चुरा लिया। इस वाक्य में हम किसकी बात कर रहे हैं? इस वाक्य में हम बात कर रहे हैं रावण की। रावण ने, तो यहाँ उद्देश्य क्या कहलाया? यहाँ उद्देश्य हुआ रावण। और रावण ने क्या किया? सीता को चुरा लिया। ये इसका हो गया विधेय कि रावण ने क्या काम किया। उद्देश्य के बारे में हमने क्या बात की कि उसने सीता को चुराया, तो ये आपका कहलाएगा विधेय। अगले वाक्य में देखिए, हम सब 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। इस वाक्य में देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हम सब की। तो हम सब यहाँ कहलाएगा उद्देश्य, और 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं ये कहलाएगा विधेय। तो इस तरह से किसी भी सरल वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों का होना अति आवश्यक है, तभी वाक्य पूर्ण बनेगा। इसी तरह से उद्देश्य और विधेय का विस्तार होता है। उद्देश्य का विस्तार, विधेय का विस्तार। बच्चों, उद्देश्य और विधेय जानने के पश्चात उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार जानना बहुत जरूरी है। उद्देश्य का विस्तार क्या होता है? बच्चों, जब भी किसी वाक्य में कर्ता के साथ विशेषण शब्द जुड़कर उसे विस्तार प्रदान करता है तो वह उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। आप ये उदाहरण देखिए, बालक खेल रहा है। इस वाक्य में बालक, बालक क्या है? बालक उद्देश्य है, क्योंकि हम बालक की बात कर रहे हैं तो बालक यहाँ पर उद्देश्य है। और अगला वाक्य देखिए, एक नटखट बालक खेल रहा है। इस वाक्य में हमारा उद्देश्य है बालक, और बालक के साथ हमने विशेषण लगा दिया एक नटखट, तो ये हो गया हमारा उद्देश्य का विस्तार। आगे देखिए, घोड़ा सरपट दौड़ रहा है। इस वाक्य में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इस वाक्य में बात कर रहे हैं घोड़े की। घोड़ा क्या है? यहाँ पर
उद्देश्य है। और आगे देखिए, काला घोड़ा सरपट दौड़ रहा है। इस वाक्य में देखिए, घोड़ा उद्देश्य के साथ हमने काला शब्द लगा दिया। काला क्या है? विशेषण। तो ये क्या बन गया? उद्देश्य का विस्तार। तो इस तरह से कर्ता के साथ विशेषण शब्द जोड़कर जब उसे विस्तार प्रदान करते हैं तो वह उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। इसी तरह से विधेय का विस्तार। विधेय के विस्तार में क्या होता है? विशेषण, कर्म, क्रिया विशेषण, ये शब्द विधेय को विस्तार देते हैं। ये शब्द जुड़कर विधेय को विस्तार प्रदान करते हैं। जैसे दीपक पढ़ रहा है। इस वाक्य में देखिए, इस वाक्य में हम बात कर रहे हैं दीपक की, लेकिन वो क्या कर रहा है? वह पढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया? हमारा विधेय। और आगे देखिए, दीपक रोचक कहानी पढ़ रहा है। इस वाक्य में पढ़ रहा है विधेय है और रोचक कहानी ये कर्म है। दीपक क्या पढ़ रहा है? रोचक कहानी। तो ये कर्म है, ये हो गया विधेय का विस्तार। जो पढ़ रहे हैं को क्या कर रहा है? विस्तार प्रदान कर रहा है। अगले वाक्य में देखिए, बच्चे बैठे हैं। इस वाक्य में बैठे हैं विधेय, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं? बैठे हुए हैं। तो ये हो गया विधेय। और देखो, बच्चे शांति पूर्वक बैठे हैं। बच्चे कैसे बैठे हैं? शांति पूर्वक। तो शांति पूर्वक शब्द इसमें क्या है? क्रिया विशेषण। तो इस तरह से विशेषण, कर्म और क्रिया विशेषण शब्द विधेय को विस्तार प्रदान करते हैं। तो इस तरह से बच्चों बहुत से ऐसे वाक्य हैं जिसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं केवल, और बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार भी प्रयोग में किया जाता है। सिंपल सा जैसे एक वाक्य होगा कि आप सब बैठे हैं। आप सब उद्देश्य और बैठे हैं क्या हो गया? आपका विधेय। ठीक है। अगर हम इस वाक्य को कैसे करेंगे कि 10वीं कक्षा के छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं। आप देखिए, 10वीं कक्षा के छात्र, इसमें इस वाक्य में क्या हुआ? हम बात कर रहे हैं छात्रों की। छात्र क्या कर रहे हैं? छात्र क्या कौन है? 10वीं कक्षा के। ये हमने उनको विशेषण लगा दिया। हिंदी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। तो पढ़ रहे हैं विधेय हो गया और विधेय के साथ कर्म जुड़ गया हिंदी। तो इस तरह से वाक्य के अंगों में उद्देश्य, विधेय, उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार, इन सब बातों को जानना अति आवश्यक है। बच्चों, जब आप इन सब बातों को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप बड़ी आसानी से वाक्य को पहचान सकेंगे, वाक्य ठीक प्रकार से लिख सकेंगे। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको वाक्य का ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और बच्चों, इसके बाद भी अगर आपकी किसी तरह की कोई क्वेरी है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।